नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम जिसे कहते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है, दैट इज द लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हमें वो चीजें करनी है जो हमारी रह गई हैं। कौन कौन सी चीजें हमें करनी है? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीखा था। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसका यहाँ पे यूज आएगा जब हम टॉर्क निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। पिछला हमारा पूरा लेक्चर मैग्नेटिक मूवमेंट पे ही था तकरीबन। तो उसका हमारा टॉर्क में यहाँ पे यूज आएगा। टॉर्क के बेसिस पे उसका हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और उस फॉर्मूले की मदद से हम देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे चलता है। यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो चलिए भाई, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, फोर्स जो होता है वो आई एल क्रॉस बी होता है। आई एल क्रॉस बी होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के दौरान, जो लोग अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, कि कोई भी अगर इर्रेगुलर वायर होगी, कर्व्ड वायर होगी, तो उसके लिए अगर आपको फोर्स निकालना है, मान लो ये वायर है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ लेते हैं हम, वो वेक्टर लेंथ लेते हैं। इनिशियल से फाइनल की तरफ, जहां से करंट शुरू हो रहा है वो इनिशियल, और उस तरफ फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ हम वेक्टर लेंथ लेते हैं। इस एल को बोलते हैं वेक्टर लेंथ। वेक्टर लेंथ, तो वेक्टर लेंथ हम कंसीडर करते हैं किसी भी इर्रेगुलर वायर के लिए। बेटा नॉर्मल सीधी वायर के लिए तो जो उसकी लेंथ है वही उसकी लेंथ हो गई, उसी को एल वेक्टर मानते हैं सीधी वायर के लिए। लेकिन इर्रेगुलर वायर के लिए जो उसकी वेक्टर लेंथ होती है वो कंसीडर करते हैं। अब मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, इसका कोई भी इनिशियल पॉइंट या कोई भी फाइनल पॉइंट है ही नहीं। तो इस केस में अब देखो, यहां पे ये वेक्टर लेंथ होगी इनिशियल से फाइनल, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे आप इस पाथ पे जा रहे हो, मान लो आप ए से बी मूव कर रहे हो, तो ए से बी जा रहे हो, तो ये आपकी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहां पे इस केस में क्लोज्ड लूप के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? जीरो है, ठीक है ना। क्लोज लूप के अंदर कोई भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं है, या फिर आप जिस पॉइंट से चलते हो उसी पॉइंट पे आप वापस आ रहे हो घूम के, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कहें कि वेक्टर लेंथ जो आ रही है वो जीरो आ रही है भाई। वेक्टर लेंथ कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। वेक्टर लेंथ इज जीरो, ठीक है जी। तो क्लोज लूप के लिए, और अगर वेक्टर लेंथ जीरो है तो इस पे फोर्स जीरो आएगा, बस शर्त यह है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट होनी चाहिए यहां पे, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं यहां पे नोट डाल के पॉइंट लिखने वाला हूं, पिछले लेक्चर्स में भी लिखा है, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूं। नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल in uniform magnetic field is zero, क्योंकि वेक्टर लेंथ जीरो है, तो जो भी सारे फोर्सेस लगेंगे उनका नेट जो है वो जीरो बन जाएगा। चलो, ये तो हो गई फोर्स की बात करते हैं टॉर्क की। किसकी बात करते हैं? टॉर्क की बात करते हैं भाई। करंट कैरिंग कॉइल पे क्या टॉर्क लगेगा सर? हाँ, करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क लग सकता है। टॉर्क कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक। इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई।
ये इसकी लेंथ मान लेते हैं L, और ये इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं B, ठीक है ना। रिक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है। कैसी कॉइल है? रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर कॉइल है, कैसी भी हो सकती है। हमने लेट किया, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं कि लेट किया है हमने रिक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफाइन कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफाइन कर देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है ना। ये करंट कैरिंग कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब सुनो, अब मैं क्या करता हूं, इस करंट कैरिंग कॉइल को थोड़ा रोटेट कर देता हूं, क्योंकि बात हो रही है टॉर्क की। मैं आपको अब समझाऊंगा कि टॉर्क कितना लगेगा, कैसे लगेगा। इस करंट कैरिंग कॉइल को अब मैं रोटेट कर देता हूं, ठीक है ना। करंट कैरिंग कॉइल को अब क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट, ठीक। इसको नाम दे देता हूं मैं, PQRS। इसको भी नाम दे देता हूं PQRS। इसको थोड़ा सा रोटेट किया हुआ दिखाया है मैंने। अगर थोड़ा सा फीलिंग लेने वाली बात है तो उस फीलिंग को जरा समझिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मैंने इसको रोटेट किया है, ठीक। ये एंगल थीटा है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं एक कॉपी की मदद से आपको इसको समझाता हूं। एक कॉपी, एक बुक ले लेते हैं हम। जी हाँ, ये बुक आ गई है हमारे पास। ये है फिजिक्स की बुक, 11th क्लास की है, ठीक। तो अब देखिएगा इसको मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूं। ये सीधी पड़ी हुई है, सीधी पड़ी हुई है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल सीधी, ठीक। ओके, मैं इसको रोटेट करता हूं। ये देखो ऐसे, समझ पा रहे हो? ये ऐसे है, थोड़ा और ध्यान से देखिए, दिख रही है? तो ब्लैक हो गया, ऐसे रोटेट कर, समझ पा रहे हो? इस तरीके से रोटेशन कर दिया, ऐसे थी, ऐसे रोटेट कर दिया इसको। आई होप यू कैन सी इट, आई होप आप इस चीज को देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से रोटेट कर दिया है। पहले ऐसे थी, इसको रोटेट कर दिया। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से अब इसका सिस्टम जो है वो बन गया है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, रोटेट हो गई है, और इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? थीटा, थीटा, थीटा। क्लियर? ओके। अब सुनो, इस डायग्राम को, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशंस करनी है, टॉर्क निकालना है, तो ऐसा करता हूं, इसी डायग्राम को, अभी मैंने आपको समझा दिया, इसी डायग्राम को अब मैं अगले पेज पे बनाता हूं। आओ सर, अगले पेज पे इस डायग्राम को बनाते हैं, अगले पेज पे इस डायग्राम को बना लेते हैं। देखो, अरे बन गई, बन गई। थोड़ा सा व्यू आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा 3D का मामला आएगा यहां पे, बस मेन बात ये पड़ेगी यहां पे। ये लेंथ L है, ये ब्रेड्थ B है, एंगल थीटा है, करंट की डायरेक्शन देख लो,
चारों में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ, राइट की तरफ। ठीक, चलो अब सबसे पहले फोर्स निकालेंगे किस वायर पे, PQ वायर पे, ठीक है ना, PQ वायर पे फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना, PQ वायर पे। ध्यान से देखिएगा कि PQ वायर पे जो फोर्स है मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है ना, PQ वायर पे फोर्स निकालेंगे, किस तरीके से फोर्स आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हमें करना क्या है, हमें करना है L क्रॉस B, ठीक है ना, हमें करना है L क्रॉस B। इसकी डायरेक्शन के हिसाब से अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे L क्रॉस B करना पड़ेगा, यानी कि लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मुझे करना पड़ेगा। तो वो करते हैं, चलिए भाई। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं उस कॉपी की मदद लूंगा भाई, ठीक है ना, उस कॉपी की मदद लूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले PQ वायर है, ठीक है ना, जो PQ वायर आपको दिख रही है उस पे फोर्स मुझे निकालना है। देखिएगा ध्यान से, L क्रॉस B करना है। L उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट हो। तो ये पहले कॉपी ऐसे थी बिल्कुल सीधी, अब ऐसे हो गई, तो लेंथ वेक्टर ऐसे हो गया बेटा, टिल्टेड। ये देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, ये ऐसे हो गया, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा ऐसे है टेढ़ा उस तरफ, लेंथ वेक्टर थोड़ा सा उस तरफ है, समझ पा रहे हो। और मैग्नेटिक फील्ड सीधी है, मैग्नेटिक फील्ड सीधी है और लेंथ वेक्टर ऐसे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड सीधी है ऐसे। तो L क्रॉस B करो, L ऐसे देखो, फिंगर्स को मैंने ऐसे रखा हुआ टेढ़ा, फिंगर्स को मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे आ रहे हैं B की तरफ, B की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, ये L है, ठीक है ना, ये ऐसे है, समझ पा रहे हो। 3D में विजुअलाइज करना ऐसे है, ये नीचे फोर्स कहां आ रहा है, नीचे, L और B, L से B, L से B, L से B, फोर्स कहां आ रहा है, नीचे, फोर्स कहां आ रहा है, नीचे, L से B, फोर्स कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इसको नाम दे देते हैं F1, ठीक है ना, अभी इसकी वैल्यू लिखेंगे। अच्छा सब अब आओ इसकी डायरेक्शन पे, इसकी डायरेक्शन देखिएगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। अब देखो यहां पे ध्यान से कि किस तरीके से डायरेक्शन देखनी पड़ेगी वो जरा समझो। ये L था, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ये देखो ऊपर वाली वायर में ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर S में ऐसे गया, ये देखो मेरा हाथ किस तरफ चल रहा है, नीचे देखो ऐसे ऐसे, और ये टिल्टेड है। तो इसका जो लेंथ वेक्टर है वो ऐसे है, टिल्ट ऐसे टेढ़ा लेंथ वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये देखो जरा देखिएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B, फोर्स ऊपर, ये है मेरी उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो ब्लैक वाली दिख रही है ये करंट है, ठीक, ऊपर, कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसको F3 का नाम दे देता हूं, इसको F1 बोलूंगा, इसको F2, इसको F3, इसको F4, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, F1 फॉर्मूला होता है I L क्रॉस B, जो फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, ठीक। तो F1 I, लेंथ कितनी है B, इनटू मैग्नेटिक फील्ड, साइन दोनों के बीच में एंगल, कितना एंगल है बेटा, करंट इधर जा रहा है, देखो करंट ऐसे दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रखी है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। ये F1 हो गया, नीचे की तरफ है, डायरेक्शन पता चल गई।
F3 I, लेंथ कितनी है B, ये भी ब्रेड थी, ठीक है ना, इनटू कैपिटल B साइन कितना एंगल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये है बेटा, ये देखो ये ऐसे है, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल है ये 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा लगेगा बेटा यहां पे, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। दोबारा बता देता हूं, थोड़ा विजुअलाइज करवा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे है ये, ठीक, टिल्टेड पकड़ी हुई है मैंने, टिल्टेड है, ऊपर करंट ऐसे जा रहा है मेरी उंगली की डायरेक्शन में, ऐसे घूम के आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे, देख रहे हो डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन है करंट की नीचे वाली वायर में, जो कि मैंने ऐसे दिखाई थी, ये देखो, अब मैं इसको हटा लेता हूं, ऐसे है करंट, क्लियर हो रही है बात, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ राइट में, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो, ये F1 और F3 तो कट गए, F1 और F3 तो कट गए भाई, दोनों बराबर आ रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर है, कट गए, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इसके बारे में, F2 के बारे में, ठीक है ना, F2 इसको मान लो, इसको मान लो, एक ही बात है, ये करंट का है नीचे, करंट का है नीचे, F2 लिखूंगा मैं, पहले डायरेक्शन देखूंगा, ठीक है ना, पहले डायरेक्शन देखूंगा, नीचे करंट लेंथ क्रॉस बी, देखो नीचे क्रॉस बी, फोर्स आ रहा बाहर की तरफ, ये देखो ऐसे, फोर्स कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, क्लियर हो रही है बात, फोर्स कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, क्लियर हो रही है, बाहर की तरफ, तो फोर्स इस पे जो लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है, डॉट, इस पे देखो L क्रॉस B, ये y एक्सिस में है करंट, और क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड x में, फोर्स किधर जा रहा है, अंदर, फोर्स किधर जा रहा है, अंदर, तो F4 ये क्या जा रहा है, क्रॉस, F4 ये क्या जा रहा है, क्रॉस जा रहा है भाई, F2 डॉट जा रहा है, F4 क्रॉस जा रहा है, F2 डॉट जा रहा है, F4 क्रॉस जा रहा है, F2 डॉट जा रहा है, F4 क्रॉस जा रहा है, F2 डॉट F4 क्रॉस, F2 डॉट F4 क्रॉस, L क्रॉस P अंदर की तरफ, क्लियर, यस सर क्लियर है, F2 और F4, F2 और F4 क्लियर है। अच्छा F2 और F4 की वैल्यू देखेंगे अब हम, ठीक है ना, कि कितनी आती है इसकी वैल्यू, तो ये देखनी पड़ेगी अब हमें, ठीक है ना, ये देखनी अब हमें पड़ेगी, चलो देखो ध्यान से, F2 I, लेंथ कितनी है इसकी L, B साइन, बेटा करंट का है ना आ रहा है नीचे y एक्सिस में, और ये है मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो ये बन गया ILP। सिमिलरली F4, बेटा करंट ऊपर I, लेंथ कितनी है L, B साइन, करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर x में, ये y में ये x में, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो कितना आ गया ILB, F4 भी कितना आ गया ILB, F2 भी कितना है ILB, F1 और F3 दिए हुए, F1 और F3 निकाल लिए, F2 F4 सारे निकाल लिए। एक बात तो कंफर्म हो गई इससे, एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई यहां से, सर क्रिस्टल क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, सारे फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं भाई, F1 F3 कैंसिल हो रहे हैं, दोनों बराबर हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक नीचे एक ऊपर है, F2 F4 कैंसिल हो रहे हैं, F2 बाहर आ रहा है, F4 अंदर जा रहा है, तो F2 F4 कैंसिल हो रहे हैं,
ये भी कैंसिल हो रहे हैं भाई, ठीक है ना। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग जो कॉइल होगी, पूरी कॉइल जो क्लोज्ड लूप होगी, करंट कैरिंग कॉइल का मतलब क्लोज्ड लूप जो होगी, उस पर नेट फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जीरो ही आएगा, और जीरो ही आ रहा है। ऑलरेडी टोल्ड, ये तो पहले से बताया जा चुका है आपको, ये पहले से आपको बताया जा चुका है, ऑलरेडी टोल्ड। लेकिन यहां पे हमारा जो टारगेट है वो फोर्स निकालने का नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो फोर्स निकालने का नहीं है, टॉर्क निकालने का है, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है वो फोर्स निकालने का नहीं है, टॉर्क निकालने का है। तो टॉर्क निकालते हैं हम यहां पे, ठीक है जी, टॉर्क निकालते हैं। आइए देखते हैं टॉर्क कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूं, ठीक, जो फोर्सेस हैं उनको दिखा देता हूं। F1 F2 डॉट F3 F4 क्रॉस। अब इसी चीज का मैं टॉप व्यू बनाऊंगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो दिखा दी, इसी चीज का मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा, तब उससे टॉर्क पता चलेगा हमें। टॉप व्यू, ठीक है ना, टॉप व्यू, ये एंगल थीटा है। इसी चीज को मैं टॉप व्यू से दिखूंगा, आओ दिखाता हूं आपको। ये देखो, ध्यान से देखना, ये है फ्रंट व्यू, ये जो भी दिखाया जा रहा है ये फ्रंट व्यू है। F2 डॉट है, F2 डॉट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, F2 डॉट है, ऐसे आ रहा है। ये देखो, इस वायर पे जो ये वाली वायर है, ये दिख रही है, हाँ, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक। और ये वाली जो वायर आपको दिख रही है, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर, ठीक है ना। इस पे फोर्स ऐसे, देखो मेरी उंगली देखो, ठीक, और इस पे फोर्स अंदर की तरफ, मेरी उंगली जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक। तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ है भाई, एक पे फोर्स बाहर की तरफ है और एक पे फोर्स अंदर की तरफ है। देखो, F1 और F3 कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, F1 एंड F3 डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, ये कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो हैं इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है ना, इनका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं सेंटर से देखूं, ये इसकी सेंटर वाली लाइन है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है भाई, ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है ना, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। टॉर्क क्या होता है मुझे बताओ जरा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे बताओ क्या इन फोर्सेस का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या इन फोर्सेस का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। तो टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R ही जीरो है, R ही जीरो है, तो टॉर्क जीरो होगा। इन फोर्सेस का कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये देखो ये कॉइल है, ऐसे रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है ना, रोटेट हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल वाली एक्सिस इसके अबाउट रोटेट हो सकती है, जो इसके सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, रोटेट हो सकती है, ठीक है ना, रोटेट हो सकती है सेंट्रल एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट जो इसका आर है वो क्या है? जीरो है, ठीक है ना, ये इसका आर है वो जीरो है, ठीक जी। तो दैट इज फोर्स इज, टॉर्क इज जीरो। अच्छा, ये टॉर्क हमारे पास क्या हो गया? जीरो हो गया। अब इसके बाद सुनो, टॉर्क जीरो हो गया, अब बात आ रही है इन दोनों फोर्सेस का, तो टॉर्क जीरो हो गया, F2 और F4 की बात आ रही है। अब F2 और F4 का कैसे देखोगे? देखो टॉप व्यू दिखाता हूं मैं आपको, इसको टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू से मैं जब देखूंगा तो मेरे को सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली साइड दिखाई देगी,
टॉप व्यू से जब मैं देखूंगा तो ये वाली साइड दिखाई देगी मेरे को, दिख रही है भाई? टॉप व्यू से जब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे को ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ठीक? तो ये टॉप व्यू में सिर्फ मेरे को ये वाली साइड दिखाई दे रही है, एक साइड बस। टॉप व्यू में यही दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक साइड, ठीक? अच्छा, ये टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है। इसको नाम क्या दिया था? PQRS। तो आप भी इसको नाम दे दो PQRS, ठीक है ना? अब टॉप व्यू में ये है PQ, ये है PQ, सिर्फ PQ दिखाई दे रही है टॉप व्यू में, ठीक? वो दिखाई दे रही है तो सारी है, सारी सिर्फ दिखाई PQ दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ PQ ही रह गई, बाकी सारी कहां गई सर? अरे भैया दिखाई दे रही है, दिखाई ये दे रही है, ठीक? अब मुझे F2 और F4 बनाने हैं भैया, F2 और F4 बनाने हैं। F2 आ रहा है बाहर की तरफ, ये देखो मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूं, ठीक है ना? टॉप व्यू दिखाता हूं, आप समझना इस बात को, ठीक है? टॉप व्यू दिखाऊंगा, मोड़ के दिखाऊंगा। F2 बाहर की तरफ है, मेरी उंगली देख लो, सही है ना? अब मैं आपको इसको मोड़ के इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक? ये देखो आप, F2 कैसे आ रहा है? आ रहा है, ये इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? ये इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, F2 ऐसे आ रहा है, दिख रहा है? ये देखो मैंने ऐसे बनाया है इसको, ये है चीज, F2 बाहर आ रहा है। अब मैं इसका टॉप व्यू ये दिखा रहा हूं आपको, ये लो मोड़ दिया मैंने, मेरी उंगली कहां चली गई? नीचे, मैंने मोड़ा है, पूरे व्यू को मोड़ा है मैंने। ये टॉप व्यू है जो मुझे दिख रहा है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है आपको भी तो दिखना चाहिए ना, तो आपको दिखने के लिए मैंने मोड़ दिया इसको। क्या दिख रहा है? मेरी उंगली नीचे दिख रही है, मेरी उंगली नीचे दिख रही है, F2 नीचे दिख रहा है, बोलो ये PQ लाइन दिख रही है आपको? ये PQ लाइन दिख रही है और उस पर उंगली नीचे दिख रही है F2 वाली, बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये आपको नीचे दिखनी चाहिए। और सिमिलरली F4 उल्टा दिखेगा, जो भी F2 होगा F4 उसका उल्टा दिखेगा, ठीक है ना? वो देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब ये दोनों मिलके सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे बेटा, ये दोनों मिलके अब सेंटर के अबाउट क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, थीटा एंगल, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है थीटा एंगल पे, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा ये थीटा। क्लियर है? क्लियर कट? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो O पॉइंट से आप इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करिएगा पहले। ये लेंथ है बेटा b/2, b/2 लेंथ है ये, दिस इज लेंथ इज b/2, b/2 लेंथ है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा O से, F4 का O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा तो ये वाला थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन रहा है, तो ये b/2 है, तो ये वाली लेंथ b/2 cos थीटा होगी। बताओ भाई, ये वाली लेंथ b/2 cos थीटा होगी? बिल्कुल होगी, ठीक? अच्छा, सिमिलरली यहां पे भी ये लेंथ अगर b/2 है तो ये वाली लेंथ b/2 cos थीटा होगी? बिल्कुल होगी भाई। ये वाली लेंथ भी b/2 cos थीटा होगी? बिल्कुल होगी, क्रिस्टल क्लियर तरीके से होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बिल्कुल कार के स्टीयरिंग की तरह है, दोनों टॉर्क एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। कार का स्टीयरिंग समझो कि ये कार का स्टीयरिंग है, आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, ये देखो, ये देखो, मेरा एक हाथ का फोर्स ऐसे जा रहा है, कार का स्टीयरिंग समझो इसे, ठीक है ना? कार का स्टीयरिंग समझो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है ना? कार का स्टीयरिंग है, आपको डायग्राम दिख रही है, कार का स्टीयरिंग है, ऐसे घुमा रहे हैं, एक फोर्स ऊपर, ये देखो मेरे इस हैंड का फोर्स ऊपर जाएगा और इस वाले हैंड का फोर्स नीचे जा रहा है, दोनों एक ही तरफ रोटेट कर रहे हैं, इसको दिख रहा है? दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। यहां पे देखो
दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं इसको, दोनों का टॉर्क ऐड हो रहा है भाई, दोनों का टॉर्क ऐड हो रहा है। यहां पे ऐसे अलग से डायग्राम बना देता हूं, F2 और F4 दोनों एक ही डायरेक्शन में से रोटेट कर रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो दोनों का टॉर्क ऐड होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F2 इंटू B/2 cos थीटा प्लस F4 इंटू B/2 cos थीटा। और F2 F4 दोनों क्या हैं? F2 F4 दोनों क्या हैं? ILB, दोनों क्या हैं? ILB। तो IL कैपिटल B B/2 cos थीटा, तो IL कैपिटल B B/2 cos थीटा। ठीक है जी, क्लियर? IL कैपिटल B B/2 cos थीटा, IL कैपिटल B B/2 cos थीटा। तो IL कैपिटल B B/2 cos थीटा B/2 cos थीटा, ये 2 हट जाएगा, ठीक है ना? तो ये B इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? IL कैपिटल B स्मॉल b cos थीटा, IL कैपिटल B स्मॉल b cos थीटा। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो चीजें चल रही हैं, अभी तो चीजें चल रही हैं। अच्छा जी, अब सुनिएगा, यहां पे ये बना दिया मैंने, ठीक है ना? बाकी अगले पेज पे बाद में बनाऊंगा, अभी अभी इसको समझो। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या होता है? एरिया। तो टॉर्क बन गया I लेंथ इंटू ब्रेड्थ और मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। ये देखो जरा, I लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये बन गया एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। तो ये बन गया I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। और करंट इंटू एरिया क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। करंट इंटू एरिया क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट M, ठीक है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट M इंटू बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ओके, ये टॉर्क बन गया, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। आइए अरेंज करते हैं इसको। इस तरीके से, ठीक है ना? ये बना दी मैंने यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनाई थी मैंने, ठीक? ध्यान से समझना, इसका टॉप व्यू बनाया था ऐसे, ये इसका टॉप व्यू था, टॉप व्यू में सिर्फ PQ दिख रहा था। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं उसको समझना, ठीक है? थीटा एंगल, और टॉप व्यू में सिर्फ PQ दिखाई दे रहा है, ठीक? ओके, मैं आपको समझाना चाहता हूं अब एरिया वेक्टर के बारे में। ये लूप है, बिल्कुल सीधी है, इसका एरिया वेक्टर या तो आपकी तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा। एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाली जाती है करंट के हिसाब से। अगर ये लूप ऐसे बिल्कुल सीधी है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आएगा वो समझाता हूं मैं आपको। अगर ये लूप बिल्कुल सीधी है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आएगा वो समझा रहा हूं मैं। देखो, करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, करंट क्लॉकवाइज आ रहा है इस लूप में, ठीक है ना? ये देखो, मान लो ये लूप बिल्कुल सीधी है, करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मूवमेंट या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाली जा सकती है। मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ, जब ये लूप बिल्कुल सीधी है तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक? अब जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है तो इसका एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मूवमेंट भी रोटेट होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा भाई। ये अब ये देखो, ये मेरा थंब है जो कि इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना? या फिर इस पेन को लगा देता हूं मैं, ये पेन जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसके बिल्कुल हमेशा परपेंडिकुलर है। ये लो, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये देखो, ये बिल्कुल सीधी लूप है, बिल्कुल सीधी। इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, इस सीधी लूप है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी लूप है ना, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं। इसका एरिया वेक्टर ऐसे है कि नहीं है?
अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, क्या इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट हो रहा है? क्या इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट हो रहा है? ये देखो ऐसे है, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, अब इसको रोटेट कर रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। एरिया वेक्टर सरासर रोटेट हो रहा है भाई, ऐसे जा रहा है एरिया वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है ना? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको आप समझो कि भाई किस तरीके से एरिया वेक्टर जो है वो बन रहा है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो आपको यहां पे दिख रहा है। और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी भैया। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसी डायरेक्शन में आ गई, ठीक है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट इसी डायरेक्शन में आ गई भाई। क्लियर हो रही है बात? मैग्नेटिक मूवमेंट इसी डायरेक्शन में आ गई, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई है। ये बात समझ में आ रही है? ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर हुई बात? मैग्नेटिक मूवमेंट होती है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना? या करंट इनटू एरिया कह लो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी करंट इनटू एरिया। सिंपल सी बात जो कि मैंने आपको बताया था। तो अब ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसा मान लेता हूं कि M और B के बीच जो एंगल है वो अल्फा है। M और B के बीच में पूरा एंगल जो है वो अल्फा मान लेता हूं बेटा। ये M है और ये B है, इस पूरे एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, इस पूरे एंगल को अल्फा मान लेता हूं, ठीक है ना? पूरे एंगल को मैंने क्या मान लिया? अल्फा। और ये एंगल कितना है? इतना एंगल थीटा। तो और ये 90 है, ये दिख रहा है आपको? ये 90 डिग्री है। तो थीटा प्लस 90 क्या अल्फा के बराबर दिख रहा है? थीटा प्लस 90 क्या अल्फा के बराबर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सही है, ठीक है। थीटा प्लस 90 अल्फा के बराबर दिख रहा है। तो इससे हमारे पास थीटा आ जाएगा अल्फा माइनस 90। अब टॉर्क वाले फॉर्मूले पे आओ। टॉर्क वाला फॉर्मूला है एम बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं अल्फा माइनस 90। कॉस में अगर उल्टा भी कर देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो अगर कॉस में अगर हम उल्टा भी कर दें अल्फा माइनस 90 या 90 माइनस अल्फा भी कर दें तो दैट इज सेम थिंग। तो एम बी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या बनेगा? साइन अल्फा। और साइन अल्फा क्या बनेगा? टॉर्क वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी। एम बी साइन अल्फा या एम क्रॉस बी, एम बी साइन अल्फा या एम क्रॉस बी, एम बी साइन अल्फा या एम क्रॉस बी। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है भाई, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेक्टर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एम क्रॉस बी, या फिर उसको बोलेंगे एम बी साइन अल्फा। एम क्रॉस बी या फिर उसको बोलेंगे एम बी साइन अल्फा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। याद आ रहा है ना? वैसे ही यहां पे भी बन रहा है, ठीक। आप इसको एरिया वेक्टर को, वैसे तो इस केस में एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब या मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। कुछ बुक्स में ऐसे भी बनाया हो सकता है, और करके लिख रहा हूं। कुछ बुक्स में एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। ये एंगल जो है हमारे पास थीटा हो गया, किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये पी क्यू वायर है।
इस एंगल को आप अल्फा मान लो, बी और ए के बीच एंगल अल्फा, या बी और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल अल्फा, ऐसे मान लो, ठीक है ना। बी है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, दोनों के बीच में कितना एंगल माना है, अल्फा माना है। अगर एरिया वेक्टर मान लो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए बता रहा हूं कि अगर सर एरिया वेक्टर ऐसे आ जाए तो कुछ अलग फॉर्मूला बनेगा क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर एरिया वेक्टर ऐसे आ जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसी तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा मान लो, यहां पे भी तो माना है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल अल्फा, मान लिया, ओके। अब यहां पे अल्फा प्लस थीटा, इस डायग्राम में देखो मैं आपको कराऊंगा, रिजल्ट सेम आएगा। अल्फा प्लस थीटा मिला के कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा आ गई, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा माइनस 90, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। टॉर्क उतना ही बनेगा, टॉर्क है एम बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, तो बन गया एम बी साइन अल्फा। बनना वही है, बनना वही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो टॉर्क एम क्रॉस बी ही आएगा, टॉर्क एम क्रॉस बी ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे टॉर्क हमारा पीई साइन थीटा होता था, या वेक्टर फॉर्म में अगर आप उसे लिखते थे तो पी क्रॉस ई लिखते थे, आपको पी क्रॉस ई करना है भाई, पी क्रॉस ई करना है बस, ठीक है ना। एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में आपको डायरेक्शन देखनी है, एंगल आपको एम वेक्टर और बी क्रॉस एम क्रॉस बी करना है, क्या करना है, एम क्रॉस बी करना है, क्या करना है, एम क्रॉस बी करना है, पास, ठीक है जी। इस बात का ख्याल रखें। एरिया वेक्टर या फिर एम, डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी, डायरेक्शन बाय एम क्रॉस बी भी देख सकते हो, या फिर एम की ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी लेना है हमें तो ए क्रॉस बी भी कर सकते हो, एम क्रॉस बी कर सकते हो या ए क्रॉस बी कर सकते हो, ठीक है ना, एम क्रॉस बी या ए क्रॉस बी, क्लियर, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एम क्रॉस बी या ए क्रॉस बी हम यहां पे कर सकते हैं, कोई परेशानी या कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये तो आ गई कहानी इसकी। अब मान लो, ये बात का ध्यान रखना कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ आपके सामने, ये लूप है, ठीक है ना, ये लूप है, कोई भी सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है क्रॉस। तो आपसे पूछा जाएगा टॉर्क, देखो ध्यान से, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, अंदर, या मैग्नेटिक मूवमेंट कहां होगा, अंदर। तो हेयर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, क्रॉस। तो एम बी साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा, टॉर्क 0। अगर वैसे कहा जाए, देखो, या एरिया वेक्टर यहां पे क्या है, क्रॉस है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। हेयर लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लूप इज परपेंडिकुलर, या फिर हम कहें प्लेन ऑफ लूप, लूप या प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बट एरिया वेक्टर और एम वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं लूप की बात करूं बेटा, लूप ऐसे है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जेड में, लूप किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, जेड में। तो अगर लूप की बारे में बात करें तो लूप का जो प्लेन है, जो लूप का प्लेन है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो एंगल तो 90 है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, समझ पा रहे हो, वो अंदर की तरफ,
तो आपको एंगल एरिया वेक्टर के साथ देखना बेटा, लूप के साथ नहीं देखना, ये बात का ख्याल रखें। आपको एंगल एरिया वेक्टर के साथ देखना है, लूप के साथ नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए इस सवाल पे आते हैं भाई, इस सवाल को कर लेते हैं। सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर carrying a current of 10 ampere is held perpendicular to a magnetic field of 0.1 Tesla. The torque acting on the loop is, लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है ये निकालना है। एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया आपको 0.01 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, एरिया आपको 0.01 मीटर स्क्वायर करंट दिया हुआ है, हेल्ड परपेंडिकुलर। ये जो लूप है कह रहे हैं कि भाई लूप का कौन सा प्लेन है, मान लेते हैं लूप का प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, लूप एक्स वाई प्लेन में है, अभी जो बताया बिल्कुल वही, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लूप का, लेकिन लूप के प्लेन के साथ एंगल नहीं देखते हम लूप के प्लेन के साथ एंगल थोड़ी देखते हैं, ठीक है ना, लूप के प्लेन के साथ एंगल नहीं देखते, हम देखते हैं एंगल एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर कहां है, अंदर, एरिया वेक्टर कहां है, अंदर है, एरिया वेक्टर कहां है, अंदर है या बाहर होगा। अगर करंट आप ऐसे मान रहे हो तो एरिया वेक्टर कहां है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो इसका एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अंदर की तरफ है, तो टॉर्क इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अल्फा 0 है, अल्फा 0 डिग्री है। अल्फा क्या है इस केस में, 0 डिग्री है। बात समझ में आ रही है, अल्फा इज 0 डिग्री इन दिस केस, क्लियर होनी चाहिए आपको बात। तो यहां पे टॉर्क क्या बनेगा, 0। Current carrying coil is subjected to a uniform magnetic field. The coil will orient so that its plane becomes inclined at 45 degree to magnetic field, inclined at any arbitrary angle to magnetic field, parallel to magnetic field, perpendicular to magnetic field. बेटा ध्यान से समझना, जरा सा आपको मैं क्लैरिटी यहां पे दे रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास लूप है YZ प्लेन में, ठीक है ना, ये Y है, ये बाहर की तरफ Z आ रहा है और ये X आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास जो लूप है यहां पे वो YZ प्लेन में है। कौन सा प्लेन है ये, लूप का YZ प्लेन, ठीक है ना, लूप का कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन है बेटा, लूप का कौन सा प्लेन, YZ प्लेन। तो ये लूप का YZ प्लेन है, ठीक। मान लेते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। भाई YZ प्लेन का एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर या तो x में आएगा या -x में जाएगा, होगा तो इसके परपेंडिकुलर ही, ठीक है ना। तो अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो इस केस में टॉर्क कितना होगा, 0। इस केस में टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, अब मान लो मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाए, थोड़ा टिल्टेड हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल अल्फा, टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, ये देखो M क्रॉस B, M क्रॉस B, तो इधर टॉर्क लग जाएगा, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, ये अल्फा एंगल है, M क्रॉस B, ठीक है। M क्रॉस B ऐसे टॉर्क लगेगा भाई, ऐसे टॉर्क लगेगा M क्रॉस B, सही है जी, ओके। दोनों ही केसेस में देखो कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है तो टॉर्क 0 है।
इसमें क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी सी इधर हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ बुला लेगी, वो कहेगी इधर आ जाओ। अगर मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी सी नीचे चली गई तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ बुला लेगी। भाई ध्यान से सुनो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको अंडरस्टैंड। अगर मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी सी ऊपर चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ बुला लेगी। ये थोड़ी सी नीचे चलेगी फिर मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ बुला लेगी। यानी कि इन एनी केस मैग्नेटिक फील्ड को उसे अपनी तरफ बुलाना ही है। ऊपर चलेगी तो भी अपनी तरफ बुला लेगी, ऐसे चलेगी तो भी अपनी तरफ बुला लेगी। यानी कि यह बात हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन इट्स ऑन डायरेक्शन। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट उसी की डायरेक्शन में आ जाए, यह मैग्नेटिक फील्ड की कोशिश रहती है। समझ पा रहे हो, उसको अपनी ही डायरेक्शन में ओरिएंट करने की या लाने की कोशिश रहती है। ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनो, यहां पे यही सवाल पूछा गया, करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ कॉइल विल ओरिएंट सो दैट इट्स प्लेन। देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यह कोशिश करेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यह कोशिश करेगी कि भैया मैग्नेटिक मूवमेंट उसी की डायरेक्शन में या एरिया वेक्टर उसी की डायरेक्शन में आ जाए। वो कब आएगा एरिया वेक्टर उसी की डायरेक्शन में, जब वो कॉइल 90 डिग्री पे होगी। अल्फा तो 0 है, अल्फा तो 0 है भाई, उसमें नहीं कुछ कह रहा मैं। ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, 0। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये कोशिश करेगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट या एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल अल्फा 0 हो, उसको अपनी ही डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेगी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला गया तो, और लेकिन कॉइल के साथ एंगल कितना है ये देखो। कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कॉइल ये रही YZ प्लेन, कॉइल के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉइल के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कॉइल के साथ वो परपेंडिकुलर रहना चाहेगी, एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री, लेकिन कॉइल के प्लेन के साथ 90 डिग्री। तो आंसर होगा ये। समझ में आ रही है बात? अच्छा सवाल है। रेक्टेंगुलर लूप carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of its sides of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the wire, the loop will, देखो आपसे जो पूछा गया है उसको समझने की कोशिश करो और फिर हम इसका जवाब देते हैं। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है उसको समझो। एक लूप है और एक वायर है, ठीक। इफ अ स्टेडी करंट इस आई इज एस्टेब्लिश्ड इन द वायर, इसमें करंट आई है, इसमें आई, देन द लूप विल रोटेट, मूव अवे, मूव टूवर्ड्स, रिमेन स्टेशनरी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहले तो ये देखते हैं रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही। इस लूप की वजह, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी। वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई वो लूप के लिए किसका काम करेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, इसकी खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर की तरफ है, देखो क्लॉकवाइज करंट, इसकी खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर की तरफ, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। कोई रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेट तो नहीं करेगी, लूप रोटेट नहीं करेगी। चलो फोर्सेस देख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर। अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होता है, इसमें और इसमें अब सेम डायरेक्शन में करंट है, अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो अट्रैक्ट करती हैं, तो F1 इधर लगेगा,
अच्छा, इसमें करंट ऊपर है, थर्ड वाली वायर में नीचे है। ये देखो, बड़ी वायर में करंट ऊपर, थर्ड वाली वायर में नीचे, ऑपोजिट है। ऑपोजिट वायर्स रिपेल करती हैं, तो F3 इधर लगेगा। ज्यादा कौन होगा? F1 ज्यादा होगा क्योंकि नजदीक है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना। पैरेलल वायर्स के बीच आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट I1I2 बाई 2πr, ये पैरेलल वायर्स के बीच का फॉर्मूला है। तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई F1 ज्यादा होगा F3 से। अच्छा, ये तो कहानी हो गई F1 और F3 की। अब सेकंड और फोर्थ वायर बची, सेकंड और फोर्थ वायर बची, उसका सुनो। ये बड़ी वायर है हमारे पास, ये लूप है, सेकंड वायर और फोर्थ वायर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रिएट हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। अब L क्रॉस बी करो, इधर L वेक्टर है, L क्रॉस बी ऊपर, L क्रॉस बी, ये फोर्स इस वायर पे फोर्स ऊपर लगेगा। सिमिलरली इधर L बी अंदर क्रॉस है, नीचे लगेगा। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट माना है मैंने DL लेंथ का, यहां पे छोटा सा एलिमेंट माना है मैंने DL लेंथ का, दोनों वायर्स पे मान लिया। ठीक है ना। और यहां पे डिस्टेंस R मान लेते हैं। R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पे इस वायर से, ठीक है ना, इस वायर से R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट I बाई 2πr, म्यू नॉट I बाई 2πr, I बड़ा लिख देता हूं, ठीक है ना, I बड़ा लिख देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पे सेम होगी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? अब ये DF लिखा है ना, तो इसको भी DF लिख देता हूं, छोटे से एलिमेंट पे DF फोर्स। तो DF का फॉर्मूला क्या आएगा? I DL क्रॉस B, I DL क्रॉस B। अब ये दोनों फोर्सेस कट जाएंगे बेटा। देखो, करंट इस वायर में और इस वायर दोनों में सेम है, दोनों में स्मॉल आई करंट मान लेते हैं। DL लेंथ दोनों की सेम है, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो दोनों फोर्स कट गए। तो ये दोनों फोर्स कैंसल हो गए बेटा, F2 और F4 कैंसल हो जाएंगे। F2 और F4 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे भाई। एक फोर्स ऊपर लगेगा और एक फोर्स नीचे लगेगा, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे। F2 और F4 क्या हो गए? कैंसिल, खत्म, खल्लास हो गया इनका मामला, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा कौन? F1 और F3। F1 ज्यादा है तो वायर इधर की तरफ आएगी, यानी कि टूवर्ड्स जाएगी, लूप जो है वो टूवर्ड्स जाएगी, तो मूव टूवर्ड्स द वायर। क्लियर है जी? ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं बेटा, लग तो रहे हैं लेकिन दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगला सवाल, ये 2010 में आया था भाई। क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर। ठीक है ना। इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, allowing it to a turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field, making an angle of 30 degree with the axis of solenoid। देखो यार, कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है, ठीक है ना, टॉर्क पूछा गया है, तो टॉर्क आपको पता ही है, टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस बी यानी कि mb साइन अल्फा लगाना है बस हमें। एक बात का ख्याल रखिएगा, m और b के बीच एंगल, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, m वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। एक सोलेनॉइड है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना। सोलेनॉइड की टर्न्स दे रखी हैं, एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है, सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो हो क्या रहा है, सोलेनॉइड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, इसको ऐसे धागे से बांध के सोलेनॉइड को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाया जा रहा है, समझ पा रहे हो? इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है।
इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। कौन सा प्लेन है ये? हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, और एंगल 30 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है। एक बात समझो, मान लो कि सोलेनॉइड की जो वायर्स हैं, ठीक है ना, उनमें करंट ऊपर से डॉट आ रहा है। सोलेनॉइड की जो वायर्स हैं उसमें करंट ऊपर से डॉट आ रहा है और नीचे से क्रॉस जा रहा है। सपोज कर लेते हैं ऐसा, सपोज कर लेते हैं ऐसा, मैं सपोज कर रहा हूं कि ऊपर से करंट डॉट आ रहा है और नीचे से क्रॉस जा रहा है। ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से क्रॉस जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा एक्सिस के अलोंग, या मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आएगी। अगर हम उल्टा मान लेंगे, ऊपर क्रॉस मान लेंगे, नीचे डॉट मान लेंगे, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप क्रॉस भी मान सकते हो, नीचे डॉट मान सकते हो। ऊपर क्रॉस नीचे डॉट तो ऐसे चला जाएगा, ऊपर डॉट नीचे क्रॉस तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है जी। इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो दिया हुआ है आपको, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल आपको दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है जी, 30 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल है। आपको बस क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एम बी साइन अल्फा लगाना है। अल्फा हमें पता है, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड का 30 डिग्री एंगल है, तो जिस तरफ एक्सिस है उसी तरफ एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर होगा, उसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, बस आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 2000, इनटू करंट कितना है? 2, और इनटू एरिया 1.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है जी। 2 इंटू 2 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बन जाएगा, और ये 3 जीरो इधर है और 10 की पावर -4 है, तो ये बनेगा 10 की पावर -1, ठीक। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई। उसके बाद टॉर्क निकालना है, तो 6 इंटू 10 की पावर -1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू साइन अल्फा यानी कि 1/2 इंटू 1/2। क्लियर? ठीक। 3 इंटू 5 15, और यहां पे 10 की पावर -3, ठीक है ना। यहां पे 10 की पावर -3। क्लियर हो रही है बात? ये कुछ नहीं किया मैंने आपको सामने। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट 2 एम्पियर इंटू एरिया, ठीक है ना। 6 बन गया ये, 2 इंटू 2 इंटू 1.5, 6 बन जाएगा। ये करके देख लेना। 2 इंटू 1.5 3 बन गया, 3 इंटू 2 6 बन गया। ये 3 जीरो है, ये 10 की पावर -4 है, तो एक जीरो माइनस में बचेगी, ठीक। ओके। उसके बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू साइन अल्फा जो कि 1/2 है, तो ये 2 से 6 कट गया, 3 बच गया। 3 इंटू 5 15 और 10 की पावर -3। अब एक डेसिमल यहां लगा दो क्योंकि इस फॉर्म में आंसर है। ये रहा आंसर, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो जी, अब आ जाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, आज के इस लेक्चर का और इस चैप्टर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आइए देखते हैं फटाफट। इट इज यूज टू मेजर द स्मॉल करंट्स। ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के काम आता है भाई, छोटे छोटे करंट्स को। बड़े करंट्स को एमीटर को मेजर करने के काम आता है, ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के काम आता है। द प्रिंसिपल क्या है इसका? क्रिस्प प्रिंसिपल पे बेस्ड है। द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। अभी किया हमने। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी या फिर एम बी साइन अल्फा, या फिर एम बी साइन अल्फा। क्लियर? चलो, अब इसकी ये डायग्राम दी हुई है, इसकी डायग्राम दी हुई है, हो सकता है आपको नजर आ रही हो। नजर आ रही है इसकी डायग्राम?
ठीक है ना, ये इसकी डायग्राम है, अच्छी सी डायग्राम है। ये क्या चीजें हैं अभी मैं आपको समझा देता हूं। इसकी एक अलग से डायग्राम मैं बनाता हूं, ठीक है, इसकी एक अलग से डायग्राम मैं बनाता हूं। दो मैग्नेट्स बना रहा हूं मैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं बेटा, ये नॉर्थ और साउथ दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं। थोड़ा सा खुला बना देता हूं डायग्राम को ताकि समझ में आए। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, ऐसे होते हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये लाल और नीला दिख रहे हैं, लाल और नीले दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, सिलेंडर की शेप के, ऐसे कर्व्ड हैं, सीधे सीधे नहीं है। क्यों कर्व्ड रखे जाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, उसका रीजन हम स्पेसिफाई करेंगे कि इनको कर्व्ड क्यों रखा जाता है, ठीक है ना, वो बताया जाएगा। इसके बीच में अब सिलेंडर रख दिया, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल कोर इसके बीच में रखी जाती है जिसके ऊपर वायर चढ़ाई जाती है, जिसके ऊपर वायर चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल कोर रखी जाती है जिसके ऊपर वायर को चढ़ाया जाता है, ठीक। और इसके एक एंड से स्प्रिंग कनेक्ट होता है और दूसरे एंड से करंट यहां पे एंटर करता है, जो सर्किट में ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। सर्किट में जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को दिखाया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है कि एक साइड से उसमें करंट एंटर होता है और दूसरे साइड से करंट बाहर निकलता है, ठीक। तो यहां पे इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। देखो, ये जो व्हाइट से दिखाई गई है ये है सिलेंड्रिकल कोर, दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कोर। इस डायग्राम में दिख रही होगी आपको, ये सिल्वर कलर की दिख रही है, बीच में दिख रही है सिल्वर कलर की, ठीक है ना, सिल्वर कलर की। इसके ऊपर ये जो येलो कलर्स की हैं ये कॉइल है या वाइंडिंग है, इसको कॉइल बोल सकते हो या वाइंडिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। जो येलो कलर की आपको यहां पे दिख रही है ये कॉइल है या वाइंडिंग है, ठीक है ना, कॉइल है या वाइंडिंग है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर कि ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है यहां पे ये कॉइल है या वाइंडिंग है। अच्छा जी, नॉर्थ और साउथ यहां पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ यहां पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। नॉर्थ और साउथ यहां पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं भाई, इधर नॉर्थ मैग्नेट है और इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, ठीक है जी, ओके। तो यहां पे ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये मैग्नेट का एक कोर हो गया, इसके अंदर ये लगा रखे हैं हमारे रेड और जो ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, ये हमने यहां पे शो कर दिए हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल कोर है ये सॉफ्ट आयरन की होती है, ठीक है ना, ये जो सिलेंड्रिकल कोर है ये किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की, जो कि आपको सिल्वर कलर की बीच में दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकल कोर सॉफ्ट आयरन की होती है, ठीक है ना। यहां से करंट एंटर हो रहा है, यहां से करंट बाहर जा रहा है, ये टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। यहां पे बीच में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बीच में एक स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, बीच में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बीच में यहां पे स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, दैट इज द स्प्रिंग हेयर। और इसमें नीडल क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है ना, इसमें नीडल क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है जी। ये यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ नीडल कनेक्टेड होती है,
स्प्रिंग के साथ नीडल कनेक्टेड होती है। तो होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। नीडल के रोटेट होने से ही रीडिंग आती है। सिलेंड्रिकल कोर है, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। ये आगे पढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। ये इंक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का काम करता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर ये कॉइल चढ़ाई गई, ये कॉइल दिख रही है आपको, दिख रही है ना। इसके ऊपर ये कॉइल चढ़ाई गई है, साथ में दोनों मैग्नेट्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है। अब नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ हम मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम कर सकते हैं। नॉर्थ से साउथ किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। बार मैग्नेट के लिए बाहर की डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ तक हम मैग्नेटिक फील्ड मान के चलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ते हैं, ठीक। ये सिलेंड्रिकल कोर है और इसके अराउंड वायर वाइंड की गई है। ये सिलेंड्रिकल कोर है और इसके अराउंड वायर वाइंड की है, ठीक है ना। बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक। अच्छा, अब समझो इसके बारे में। होता क्या है कि जैसे ही इसमें करंट एंटर होता है, मान लेते हैं कि भाई इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप करंट मान लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि यहां से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। यहां से ऐसे करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें ऐसे क्लॉकवाइज करंट मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्लॉकवाइज करंट मान लेते हैं, दिस इज द क्लॉकवाइज करंट। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर अंदर की तरफ होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर अंदर की तरफ होगा, क्रॉस, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड ये है भाई, डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर अंदर की तरफ जेड में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो क्या इस पे टॉर्क लगेगा? ये वायर रोटेट करेगी। ये क्या करेगी? रोटेट करेगी। दिस वायर विल रोटेट, और जैसे ही ये रोटेट करेगी तो स्प्रिंग रोटेट होगा। जैसे ही ये रोटेट करेगी तो स्प्रिंग रोटेट होगा, और जैसे ही स्प्रिंग रोटेट होगा ये नीडल रोटेट होगी, क्योंकि स्प्रिंग के साथ में नीडल कनेक्टेड है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ये रोटेट होगी क्योंकि टॉर्क लगेगा इस पे। टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है जेड में और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो टॉर्क लगेगा एम बी साइन अल्फा, ठीक है ना। अल्फा कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में टॉर्क लगेगा, कॉइल रोटेट होगी। कॉइल के रोटेट होने की वजह से जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग घूमेगा, जब ये स्प्रिंग घूमेगा तो नीडल घूमेगी, और नीडल हमें रीडिंग देगी। नीडल हमें क्या प्रोवाइड करेगी? रीडिंग प्रोवाइड करेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये इसका टॉप व्यू दिखा रखा है। टॉप व्यू में ये ऐसे दिख रही है, ठीक है ना। टॉप व्यू इसका दिखा रखा है। तो टॉप व्यू में ये जो सिलेंडर है, देखा, सिलेंडर के ऊपर ये देखना ध्यान से, सिलेंडर के ऊपर ये कॉइल चढ़ी हुई है। सिलेंडर के ऊपर कॉइल चढ़ी हुई है, तो टॉप व्यू में सिलेंडर एक सर्कल दिखाई देगा और उसके ऊपर ये कॉइल चढ़ी हुई है, उसके ऊपर ये कॉइल चढ़ी हुई है। टॉप व्यू में सिलेंडर एक सर्कल दिखाई देगा और उसके ऊपर कॉइल चढ़ी हुई है, और टॉप व्यू में सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे कि हाँ ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, और ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है, ठीक। क्लियर? ओके। अब ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी वो समझो। ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये देखना। ये कॉइल ऐसे है, सीधी पड़ी हुई है, इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये मेरा जो है ना, इसको मैं अंदर की तरफ दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाता हूं। तो टॉप व्यू में मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आएगा, देखो जरा। टॉप व्यू में मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आएगा भाई, टॉप व्यू में मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आएगा। क्लियर है? टॉप व्यू में मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आ जाएगा भाई। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एम और बी के बीच में कोई ना कोई एंगल है, एम और बी के बीच में कोई ना कोई एंगल है भाई।
ठीक है ना। तो यहां पे अल्फा कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, और जिसकी वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और ये क्या होगी, रोटेट होगी, ये क्या होगी, रोटेट होगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, ये क्या होगी, रोटेट होगी। क्लियर है, तो इनके बीच में रोटेशन चलता रहेगा। अब सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों रखे गए हैं वो समझो। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स की वजह से वो रेडियल होती है, ऐसे होती है, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है ना, जैसे जैसे सिलेंडर बना हुआ है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, ऐसे हो जाती है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं अगले पेज पे। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल कहलाती है। ये मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है ना, तो ये वाली जो डायरेक्शंस है सर्कल की, ये कौन सी होती है, रेडियस वाली होती है, इस तरफ रेडियस होता है। तो ड्यू टू सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ड्यू टू सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियल होती है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है, ऐसे होती है। इसका फायदा क्या है सर, देखो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका फायदा ये होता है कि जब ये कॉइल रोटेट होती है, मान लो कॉइल ऐसे है, ठीक है ना, तो इसका एम वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी है। क्या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी है। क्या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी है, सभी तरफ है, ठीक है ना। तो अगर ये रेडियल नहीं बनाते, तो सीधे सीधे सिलेंडर बनाते तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती। अगर मैं इसे सीधा सीधा बनाता तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती। अब सिलेंड्रिकल की वजह से रेडियल है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है जी, ओके। अब ये रोटेट हो रही है, मान लो ऐसे रोटेट हो गई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी रोटेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम। इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मान लो ऐसे रोटेट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे आ गया, तो इस तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट से रखने से क्या फायदा होता है, एडवांटेज ये है, यूज ये है कि अल्फा 90 डिग्री रहता है हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे जैसे एम घूम रहा है, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर भी घूमेगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना के रखेगा, 90 डिग्री बना के रखेगा। ये इसका फायदा है, ठीक है ना। ये इसका फायदा है कि भाई 90 डिग्री एंगल हमेशा बना रहेगा, इसका 90 डिग्री एंगल बना रहेगा एम और बी के बीच, एम और बी के बीच, ठीक है ना, एम और बी के बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहेगा भाई। क्लियर है जी, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है ना। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा। अगर रेडियल नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इधर होती, सिर्फ इधर होती, तो फिर हमेशा 90 डिग्री एंगल नहीं बन पाता भाई, ठीक है ना। सिर्फ इस केस में 90 होता, फिर इस केस में और इस केस में 90 नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये रखी जाती है ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए और ज्यादा कोई पंगा ना हो। टॉप व्यू पहले से ही कर लिया है हमने, तो टॉप व्यू वाली स्लाइड डिलीट कर देता हूं, सीधा कैलकुलेशन वाली स्लाइड पे आते हैं। कैलकुलेशन क्या होगी भाई, देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिलेंडर के ऊपर कॉइल चढ़ी होती है और इसके साथ क्या अटैच होता है, स्प्रिंग, इसके साथ स्प्रिंग अटैच होता है, स्प्रिंग के साथ नीडल अटैच होती है, ठीक है ना, स्प्रिंग के साथ नीडल अटैच होती है। तो स्प्रिंग यहां पे ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग होती है यहां पे,
तो यहां पे ट्विस्टिंग कांस्टेंट या टॉर्जनल कांस्टेंट यूज किया जाता है स्प्रिंग का। ट्विस्टिंग बताता हूं मैं क्या होती है। जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, उसको ट्विस्ट करना कहते हैं। कपड़े निचोड़ने को ट्विस्ट करना कहते हैं। कपड़े निचोड़ दिए, कपड़े निचोड़ दिए, कपड़े निचोड़ दिए, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। ठीक है ना, इसको हम ट्विस्ट करना कहते हैं। ठीक है ना, के और सी से लिखा जाता है। ठीक है ना, और ये नीडल रही यहां पे। ठीक है ना, और ये रही नीडल यहां पे। ठीक, ट्विस्टिंग कांस्टेंट या टॉर्जनल कांस्टेंट। होता क्या है कि जैसे ही ये कॉइल घूमती है ना, तो ये स्प्रिंग भी बेचारा ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि ये कॉइल के साथ ही अटैच होता है। कॉइल घूमेगी तो ये स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा। ये स्प्रिंग ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नीडल रोटेट होती है। और नीडल रोटेट होती है तो वहां पे हमें रीडिंग दिखाई देती है। ठीक है ना, नीडल के घूमने से हमें क्या मिलती है? रीडिंग मिलती है। ठीक है ना, नीडल के घूमने से क्या मिलती है? रीडिंग मिलती है। अच्छा जी, इस टॉर्जनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट को सी बोला जाता है। जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स होता है, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा होता है। और इसमें के जो होता है वो वहां पे के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है भाई। ये जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं उसके लिए यूज होता है। ये जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है ना, यहां पे जो के है या सी है वो ट्विस्टिंग या टॉर्जनल कांस्टेंट है। ठीक है ना, ट्विस्टिंग या टॉर्जनल कांस्टेंट है। ट्विस्टिंग ये ट्विस्ट के लिए, तो ये टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा, फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स। और टॉर्क में एंगल होगा ना, ये नीडल का कुछ एंगल ही तो रोटेट होगा, तो यहां पे एंगल के टर्म में बात होती है। फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स। एक्स होता है कितना खिंच गया ये। ठीक है ना, उसमें ये के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां पे ये अलग के होता है, इसमें कितना रोटेट हो गया, और उसका टॉर्क से रिलेशन है। अब हमें पता है कि भाई टॉर्क है एम बी साइन अल्फा। अल्फा है 90 डिग्री हमेशा, क्योंकि सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स यूज किए हैं। तो m इंटू बी आ गया, तो m हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू बी। ये टॉर्क हो गया, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है। तो एन आई ए बी को आप के थीटा के बराबर कर दो। एन आई ए बी को आप के थीटा के बराबर कर दो। तो ये क्या बन गया भाई यहां पे? थीटा बाय आई, दैट इज एन ए बी बाय के। थीटा बाय आई दैट इज इक्वल्स टू एन ए बी बाय के। थीटा बाय आई एन ए बी बाय के, और थीटा बाय आई को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। आई एस से डिनोट करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब होता है, उसको समझो। थीटा बाय आई, इसको आई एस बोलते हैं, आई के पैर में एस। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको डिस्कस करते हैं जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहां पे समझिए इस बात का मतलब क्या है, इसको क्लियर कट हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना, क्लियर कट समझने की कोशिश करते हैं। थीटा बाय आई इज इक्वल टू एन ए बी बाय के, एन ए बी बाय के, एन ए बी बाय के। अच्छा जी, करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? अब गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, वो स्मॉल करंट्स को मेजर करता है, स्मॉल करंट्स को, छोटे से छोटे करंट को मेजर कर लेता है। तो इसकी सेंसिटिविटी बड़ी ज्यादा होती है, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। भाई हम कहते हैं कि कोई पर्सन ज्यादा सेंसिटिव है, कोई पर्सन ज्यादा सेंसिटिव है, इस बात का मतलब क्या है? कि वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है। ऐसे ही एक गैल्वेनोमीटर है, छोटे छोटे करंट्स को दिल पे ले लेता है। ये छोटे करंट पे लार्ज थीटा शो कर देगा, लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाएगी नीडल में। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। कि नीडल में कितनी डिफ्लेक्शन आई। अगर छोटा सा करंट भी फ्लो हो रहा है ना, छोटा सा करंट भी फ्लो हो रहा है, तो इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाएगी।
मतलब अच्छी खासी डिफ्लेक्शन शो कर देगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, छोटे से करंट पे ही बुरा मान जाता है। तो इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, ज्यादा सेंसिटिव है, छोटे करंट्स पे अच्छी डिफ्लेक्शन शो करता है, और यही चाहिए हमें, क्योंकि रीडिंग मेजर करनी है तो डिफ्लेक्शन तो आनी चाहिए ना। एमीटर ऐसा नहीं है भाई, एमीटर छोटे करंट पे कोई रीडिंग ही नहीं शो करेगा आपको, समझ पा रहे हो? तो छोटे करंट पे ज्यादा रीडिंग, छोटे करंट पे ज्यादा रीडिंग, छोटे करंट पे ज्यादा रीडिंग, NAB/K, ठीक है ना। करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है ना, करंट सेंसिटिविटी NAB/K, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर बढ़ाना है करंट सेंसिटिविटी को, तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसमें थीटा बाय वोल्टेज होगा, थीटा बाय वोल्टेज, ठीक है ना। और वोल्टेज क्या होता है? I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस G बोल देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, या R बोल देते हैं, I इंटू आर, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। थीटा बाय आई क्या हो गया? NAB/K, थीटा बाय आई क्या हो गया? NAB/K, थीटा बाय आई या NAB/K लिख लो, या करंट सेंसिटिविटी कह लो। तो करंट सेंसिटिविटी बाय R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर आपको निकालनी है तो करंट सेंसिटिविटी को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी, यानी कि वोल्टेज के प्रति ये कितना सेंसिटिव है। करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक। अच्छा, इसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं भाई? करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? NAB/K है, ये बढ़ाना है, डिफ्लेक्शन बढ़ानी है। अगर आपको डिफ्लेक्शन बढ़ानी है यानी कि सेंसिटिविटी बढ़ानी है इसकी, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? ये बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो डिफिकल्ट टू रोटेट होगा, कॉइल को रोटेट करना डिफिकल्ट होगा। ये पंगा भी है साथ में भाई। कुछ लोग कहेंगे कि सेंसिटिविटी बढ़ानी है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगी सेंसिटिविटी, लेकिन थोड़ा सा भारी भी हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से ये भारी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टर्न्स होंगे, भारी हो गया तो फिर उस कॉइल को रोटेट करना डिफिकल्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, बढ़ाना है लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है ना। दूसरा, एरिया बढ़ा दो, कॉइल का एरिया बढ़ा दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चौथी चीज, स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर दो, स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर दो, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर कम करोगे, ये टॉर्जनल कांस्टेंट को अगर कम करोगे, तो K को कम करने से ये इजीली ट्विस्ट हो जाएगा। जिसका K ज्यादा होता है उसको ट्विस्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो K कम हो गया, इजीली ट्विस्ट हो जाएगा, जल्दी से रीडिंग आ जाएगी, फास्ट रीडिंग, इजीली ट्विस्ट आ जाएगा, फास्ट नीडल में जो है वो रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग जो है वो फास्ट आ जाएगी। क्लियर? फास्ट रीडिंग आएगी यहां पर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई, फास्ट रीडिंग देखने को मिलेगी। एरिया बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, K को कम कर दो, ये तरीके हैं। The current sensitivity of a galvanometer increases by 20% and the resistance is doubled. Calculate the factor by which the voltage sensitivity increases. Current sensitivity को 20% increase कर दिया, मतलब करंट सेंसिटिविटी में 20% ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऐड कर दिया, ठीक। तो IS प्लस 20/100 IS, पांच, IS प्लस IS/5, 6 IS/5, 6 IS/5, ठीक है ना। ये करंट सेंसिटिविटी इसकी बढ़ गई, 6 IS/5 होगी, 20% इंक्रीज आ गया भाई, 20% इंक्रीज आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसमें 20% इंक्रीज हो गया, ओके। अब समझो,
ये तो हो गया 20% इंक्रीज, 6IS/5 हो गया। हमसे पूछा गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो नई वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी वो देखो, VS डैश लिख दे। तो नई वाली करंट सेंसिटिविटी ये है 6IS/5 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस डबल कर दिया, तो ये 6 से 2 कटेगा तो 3IS/5R। तो IS/R क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। IS/R क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो गई? 3/5 टाइम्स हो गई। करंट सेंसिटिविटी कितने टाइम्स हो गई? 6/5 टाइम्स। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई 3/5 टाइम्स, क्योंकि डबल रेजिस्टेंस भी हो गया। क्लियर? बहुत। चलो जी, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने अलग अलग सिचुएशंस देखी और एंड में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा। अब जाते जाते इस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। इफ planes of two coils, identical concentric coils, are perpendicular and the magnetic moment of each coil is m, then the resultant magnetic moment of the two coils is। देखो भैया, एक कॉइल आप ऐसे मान लो, ऐसे पड़ी हुई है, ये x मान लो, ये z मान लो, ये y मान लो, ठीक है ना। एक कॉइल XZ प्लेन में मान लो ऐसे पड़ी हुई है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, है ना, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, किसी भी तरफ हो सकती है। तो मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को ऊपर मान लेता हूं m। दूसरी वाली कॉइल कह रहे हैं परपेंडिकुलर है और कॉन्सेंट्रिक है, उसका भी सेंटर यही है, इसको ऐसे मान लो YZ प्लेन। एक को मान लो XZ प्लेन में और एक को मान लो YZ प्लेन में। तो जो XZ प्लेन वाली है उसका मैग्नेटिक मोमेंट Y में आएगा, परपेंडिकुलर, ऊपर Y या नीचे Y। और जो YZ प्लेन में है ऐसे है, इसका x में आएगा या माइनस x में आएगा, x में या माइनस x, ठीक। तो x में आ गया या माइनस x में आ गया। तो एक इधर है एक इधर है, एक का x में है एक का y में है, कोई भी मान लो, बस परपेंडिकुलर हैं दोनों कॉइल्स, तो दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपस में परपेंडिकुलर ही होगा। तो नेट रिजल्ट जो आएगा वो दोनों के बीच में जाएगा भाई, m² + m², पाइथागोरस लगाएंगे, 2m² √2m बनेगा भाई, √2m बनेगा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट। आपने इस चैप्टर को इतना ढेर सारा प्यार दिया। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के साथ, जो भी चीजें बार मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड और अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मतलब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।